नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चैप्टर 7th द बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, जो कुछ विषय के पीछे घटित होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। ये सीधे रूप में कार्यक्रम यानी प्रोग्राम्स की सफलता को प्रभावित करता है, इसलिए इसको ध्यान के साथ डिज़ाइन करने और नियंत्रण करने की ज़रूरत है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बैकग्राउंड। वीडियो प्रोग्राम जो शूट होते हैं, इनकी लोकेशन की जो रेंज होती है, जो जद होती है, वो बहुत ही एक्सट्रीमली वाइड है। मतलब ये बहुत ही विस्तृत श्रृंखला में होती है। लोगों के घर, दफ्तर, फैक्ट्रीज, कमरे, हॉल, पब्लिक बिल्डिंग्स यानी जनतक इमारतें, स्टूडियोज़, गलियां या फिर खुली हुई जगह जहां हम शूटिंग करते हैं, वो इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। संक्षेप रूप में कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट हो सकती है। जो हम अपनी ऑडियंस, अपने हाजरीन को बताना चाहते हैं, या सिर्फ इत्तेफाकन हो सकता है, मियरली एक्सीडेंटल हो सकता है। कुछ हद तक जो बैकग्राउंड है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो महत्ता है, वो निर्देशक पर भी निर्भर करती है। द वे द सब्जेक्ट इज़ अप्रोच, वो रास्ता, वो तरीका, वो ढंग जिससे सब्जेक्ट को अप्रोच किया जा रहा है, पहुंच की जा रही है। वो चुनिंदा शैलियाँ, वो फॉर्म। एक ड्रामेटिक प्ले, एक नाटकीय नाटक सफलतापूर्वक काले पर्दे के आगे पेश किया जा सकता है। उसी नाटक को लोकेशन के ऊपर शूट करना या फिर उसी के अनुकूल बनाए गए सेट पे शूट करना आमतौर पर उसके गुणों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करता है, उनको बढ़ाता है। शेक्सपियर के जो प्ले हैं, असल में खुले स्टेज पर बगैर सीनरी के मंचित किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। तब सब कुछ दर्शकों की कल्पना के ऊपर छोड़ दिया गया था। आज जब एक डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम भी ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो प्रतिभा को दुनिया भर में उड़ाते ले जाता है, वो भी बदलते हुए एक के बाद एक एक्सोटिक बैकग्राउंड के साथ। यहाँ एक्सोटिक का मतलब विदेशी पर आकर्षक। एक समय था जब कलाइडोस्कोप की तस्वीरें सब्जेक्ट के बारे में हमारी समझ को कुछ भी योगदान नहीं देती थी। ये सब बस शब्दों के रास्ते पड़ जाता था। एक इफ़ेक्टिव बैकग्राउंड को या एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि को बड़े बजट में लाने की बजाय उसको समझदारी से चुनना, ये ज़्यादा अच्छी बात है। द इम्पैक्ट ऑफ द बैकग्राउंड। हमारे आसपास का, सराउंडिंग्स का हम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि हम कैसे महसूस करते हैं, कैसे देख रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं। ये केवल एक बैकग्राउंड चुनने की बात नहीं है कि जो आकर्षक लगे, जो एप्रोप्रिएट लगे, उचित लगे। हमें ये लाजमी तौर पर निर्धारित करना चाहिए
कि दर्शकों पर इसका प्रभाव कैसा है, ख़ासकर उन विशेष बिंदुओं पर, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, उन बातों पर जिसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। बैकग्राउंड जो हम अपनी कार्रवाई के लिए चुनते हैं या जिस तरीके के साथ हम इसको शूट करते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। समझाने वाले नुक्ते हमारे हाज़रीन तक पहुंचाए जाते हैं। किसी व्यक्ति को देखना अलग बात है, गली की नुक्कड़ पर खड़े या फिर किसी किस्म की दवाई की सिफारिश करते हुए, या फिर उसी व्यक्ति को प्रयोगशाला में जहां उसने सफ़ेद कोट डाला हुआ था। सराउंडिंग हमारी प्रतिक्रिया के साथ सहमत होती है, फिर भी उसे प्रोडक्ट की असल गुणवत्ता के साथ कोई लेना देना नहीं होता। कैमरा अपने आप को सिलेक्टिव होने से या चुनने की प्रतिक्रिया से नहीं बचा सकता। उदाहरण के तौर पर, यदि हम एक वीडियो कैमरा को ऑफशोर ऑयल रिग पर ले जाएं, यहाँ ये निर्भर करता है कि हम किस तरह के स्ट्रक्चर, आकार के हिस्से को शूट करने जा रहे हैं। यहाँ रिग के ऊपर हम ज़िंदगी का एक बहुत ही अलग सा नज़रिया प्रकट कर सकते हैं। फाइनल एम्फेसाइज, जो अंतिम जोर होगा, वो इसके बहुत ही बड़े ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर हो सकता है, जो ख़तरनाक और धोखेबाज किस्म के समंदर में काम करने वाले अलगाव में रह रहे लोगों के समूह पर हो सकता है, या फिर बेअंत शोर और तनाव वाली गतिविधियों के दृश्य के रूप में दिखाई दे सकता है। आखिर में शॉट सिलेक्शन और एडिटिंग, ये दोनों ही कंसेप्ट ऑफ लाइफ ऑन आ रिग दर्शकों तक पहुंचाएगी, दर्शाएगी। मतलब जो नतीजा आएगा वो वहाँ की ज़िंदगी का फेयर क्रॉस सेक्शन, मतलब निष्पक्ष व्यापक प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। या फिर ये ओवर सेलेक्टिव हो सकता है, मतलब किसी एक चीज़ को लेके ही ज़्यादा केंद्रित हो सकता है, जहाँ दूसरी चीज़ों को, दूसरे एस्पेक्ट्स को नज़रअंदाज किया हो सकता है। सबसे ज़्यादा निर्देशक के अपने नज़रिए पर निर्भर करता है। रियल एंड अनरियल बैकग्राउंड, बहुत सारे दर्शक इस बात को लेके चिंतित नहीं होते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो रियल है, असल में है, या वो भ्रम है, एक इल्यूज़न है। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि ये रियल लोकेशन है या कंप्यूटराइज्ड है। ये प्रभाव ही है जो गिना जाता है। हालांकि ये याद रखने योग्य बात है कि बैकग्राउंड को कई तरीक़ों के साथ ड्राइव किया जा सकता है, लिया जा सकता है। यूज़ एक्चुअल लोकेशंस, असल में शूटिंग सहारा मारुस्थल में की गई है। यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूट, बदल का इस्तेमाल, एक्शन को एक सुविधाजनक जगह पर शूट किया गया है जो पूरी तरह सहारा मारुस्थल के हिस्से की तरह दिखाई देता है। यूज़ ऑफ अ सेट, सेट का इस्तेमाल, एक्शन को स्टूडियो में शूट किया गया है जो असल चीज़ के साथ मैच करता है, कि जैसा है, मेल खाता है, उसको वैसा बनाया गया है। सुजेस्टेड लोकेशंस, निर्धारित स्थान,
कैमरा एफिल टावर के लोकेशन शॉट को दिखाता है, जो जो कि एक स्टिल फोटोग्राफ का हिस्सा है। एक ईंट की दीवार के विरुद्ध खड़े किसी के शॉट का इंटरकट। ट्रैफिक आवाजाही के साउंड इफेक्ट के लिए, ध्वनि प्रवाह के लिए या और जो इसके अलावा साउंड इफेक्ट है उसके लिए धन्यवाद, जिसके कारण दर्शक ये मानता है कि ये एक्शन पेरिस के बीच में शूट किया गया है। साइक्लोरामा। साइक्लोरामा एक आम उद्देश्य वाला पर्दा है जो डिटेललेस बैकग्राउंड के तौर पर काम करता है। ये नेचुरल हो सकता है, निरपक्ष हो सकता है और इसके अलावा ये कलर्ड यानी रंगों वाली लाइटों वाला हो सकता है। फिर ये बिना रोशनी वाला यानी काला हो सकता है, या फिर वीडियो को एक नीले साइक्लोरामा में भी शामिल किया जा सकता है। इस तस्वीर के जैसे एक वर्चुअल सेट प्रदान करता है। याद रखें कि ये एक दीवार और एक फर्श के बीच का फ़र्क है, क्योंकि कॉर्नर्स को प्रकाशित करना मुश्किल है और ये कोने जैसे दिखाई देते हैं। साइक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इनको एक प्रभावशाली वर्चुअल सेट के तौर पर ट्रीट किया जाए, माना जाए। वर्चुअल सेट्स। वर्चुअल सेट्स का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। एक सोफिस्टिकेटेड, एक सूझवान किस्म की क्रोमा की बहुत सारे स्टूडियोज़ में सेटों को कई तरह से बदल रही है। हालांकि शुरुआत में कैमरे के साथ एकत्रित एक वर्चुअल सेट सिस्टम स्थापित करने के लिए लागत काफ़ी सार्थक हो सकती है। बहुत सारे अलग अलग किस्म के सेटों में तेज़ी के साथ बदलने की लागत लंबे समय के लिए अपने भुगतान कर सकती है। स्टूडियो स्पेस की ज़रूरतें व निर्माण के समय इन सेटों के इस्तेमाल के साथ कम हुए हैं। वर्चुअल सेट नीले या हरे रंग के सहज पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं और क्रोमा की कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई शीट को सीन में दर्शाती है। ज़्यादातर वर्चुअल सेट एम्प्लॉय एक सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लगाते हैं जो कैमरे की हरकतों पर निगरानी रखता है, जिससे जूम, टिल्ट्स, पैन या कोई और मूव किसी और तरीके के साथ चलता हो और जिसके अनुसार फिर जो अपना बैकग्राउंड है वो मूव करती है। इस सिस्टम में जैसे ही शॉट बदलता है, बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली बदल जाती है। बैकग्राउंड आकार और कोण बदल के, एंगल बदल के असल सेट की नकल करती है। कुछ वर्चुअल सेट सिस्टम्स ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी जीपीएस यूनिट का कैमरे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक ब्लू क्रोमा की बैकड्रॉप पर एक ग्रिड के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिससे जो कैमरे की पोजीशन है वो एस्टेब्लिश हो जाए, मतलब कैमरा स्थापित हो जाए और जिससे जो करेक्ट बैकग्राउंड इमेज है वो इंसर्ट होकर मिले। आउटसाइड बैकलॉट सेट्स। आउटसाइड बैकलॉट सेट्स को बनाने
और इनको बनाए रखने के लिए काफ़ी वित्तीय प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है। हालांकि ये सेट किराए पे दिए जा सकते हैं और इनमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब इनको बढ़ा घटा सकते हैं। और इनके बारे में अच्छी बात यह है कि अगर इनको प्रभावशाली ढंग के साथ तैयार किया जाए तो इनको रीयूज़ यानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो आउटडोर सेट आप देख रहे हो, ये तकरीबन एक दशक के पहले बना था और इसका इस्तेमाल बहुत सारी फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन में किया गया है। ये सेट समय और युग के अनुकूल होने के लिए सजाए जा सकते हैं और ज़्यादातर दर्शकों को एहसास भी नहीं होगा कि ये सेट वही हैं जो पहले शो में भी इस्तेमाल किए गए थे। पहली तस्वीर में इमारतें और गली एक नेटवर्क टेलीविज़न के निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे समूह का हिस्सा है। द लोकेशन एज अ बैकग्राउंड। लोकेशन बैकग्राउंड जो है वो प्रोडक्शन को कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग देते हैं। लोकेशन बैकग्राउंड के साथ प्रोडक्शन असल और सच्ची दिखाई देती हैं, जिनको किसी भी स्टूडियो में नकल करना मुश्किल होता है। ये आमतौर पर प्रोजेक्ट के लिए विश्वसनीयता और आवश्यकता लेके आते हैं। हालांकि जब उत्पादन स्टूडियो से बाहर चले जाते हैं तो ऑडियो, लाइटिंग, कैमरा प्लेसमेंट होती है, उस समय थोड़ा सा नियंत्रण ख़त्म हो जाता है। हालांकि जब तक स्क्रीन पर जो इमेज एक मशहूर जगह की नहीं होती, सारे दर्शक उस स्थान के बैकग्राउंड के बारे में जानते हों जो दिखाई गई है। किसी विदेशी जगह पे जाना और एक पेड़ के सामने झुके हुए इंसान की शूटिंग करना, हो सकता है संभव हो कि वैसा ही सब कुछ आपके घर के पीछे किसी लोकेशन में लगता हो। अगर आप उस स्थान पर हैं तो उस लोकेशन को अच्छे से यूज़ करो, उस जगह का अच्छी तरह इस्तेमाल करो और ये सुनिश्चित करें कि उस स्थान की, उस लोकेशन की ख़ास जलवायु से लोगों को लाभ उठाने के लिए काफ़ी दर्शनीय सुराग हैं। वॉच द बैकग्राउंड। किसी प्रोडक्शन की शूटिंग की व्यवस्था में बैकग्राउंड की वस्तुओं को नज़रअंदाज करना आसान है, जो अंतरिम तस्वीर में एक भटकन, एक डिस्ट्रैक्शन बन सकती हैं। मौके पर उनको सीन के हिस्से के जैसे स्वीकारा जाता है और फाइनल प्रोडक्शन में वो दर्शकों का ध्यान भटकाती हैं। यहाँ तक कि बड़ी फिल्मों में भी अक्सर फिल्म निर्माता की चौकसी के बावजूद तस्वीर के ऊपर वाले हिस्से में एक माइक्रोफोन या फिर कैमरा चालक की परछाई या फिर जो प्रोमिनेंट लाइटिंग है या प्रमुख रोशनी केबल्स हैं, वो होती हुई दिखाई देती हैं। बहुत बार ये अजीबोगरीब चीज़ें हाज़रीन को भटकाती हैं या उन्हें परेशान कर रही होती हैं। दूसरे पल ये मज़ाकिया दिखाई देती हैं, जैसे कि कई बार ऐसा लगता है कि झंडे का पल्लू उसके सर से बाहर निकल रहा है या फिर जब एक गोलाकार छत की रोशनी एक सुराख के जैसे चमक रही होती है। इनमें से कुछ भटकनों से बचना असंभव है, पर वो ढूंढने के योग्य हैं। इनमें से ऐसे कुछ गेफ्स हैं, कुछ चूक हैं, कुछ गलतियां हैं जो याद दिलाने के लायक हैं, जो इमेज को ख़राब कर सकती हैं। खिड़कियां इंटीरियर अंदरूनी शूटिंग करते वक्त शर्मिंदगी का कारण बन सकती हैं।
शॉट में आसमान पर एक बड़ा पैच समस्या पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि अगर इंटीरियर अच्छे से एक्सपोज भी हुआ हो तो भी जो चमकदार खाली क्षेत्र है वो दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। हालांकि सुधारवादी फ़िल्टरों के इस्तेमाल के साथ जो दिन के प्रकाश के उच्च रंग के तापमान हाई कलर टेम्परेचर की भरपाई के लिए की जा सकती है, पर इसकी तीव्रता इंटेंसिटी आसानी के साथ अंदरूनी रोशनी को प्रभावित कर सकती है और कैमरे को एक बढ़िया टोनल बैलेंस प्राप्त करने से रोक सकती है। इसलिए हमेशा मौका ये रहेगा कि वो इसको असल जो सब्जेक्ट है उससे भी ज़्यादा दिलचस्प मिलेंगे। आसान उपाय ये है कि विंडो को शॉट से बाहर रखा जाए और इसके अलावा शेड्स को बंद रखा जाए। बैकग्राउंड में जो प्रतिबिंबित सतह है या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं उनसे बचना या उनको अवॉइड करना मुश्किल है, पर कांच, प्लास्टिक और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पॉलिश वाला फर्नीचर और भी मुश्किल पैदा कर सकता है। वो कैमरा और कैमरा क्रू को, कैमरा और इसके अमले को भी दर्शा सकता है, रिफ्लेक्शन में दिखा सकता है। इसलिए चमकते नए वाहन की प्रशंसा करने की बजाय दर्शक इसके दरवाजे के पैनल के बीच दिलचस्प प्रतिबिंबों को देखते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि जो चमकदार सतह हैं वो लैंप्स को दिखाती हैं और यदि हम कैमरा लाइट्स का उपयोग करते हैं तो जो लाइट की किरण है वो बाउंस करके उछलकर सीधा लेंस से जा टकराएगी। जब कैमरा मूव करता है तो जो लाइट का बल्ब है वो भी कैमरे के साथ ही घूमेगा। इस तस्वीर में ESPN के निर्माता ये दिखाना चाह रहे हैं कि जहां उन्होंने शूटिंग करी उस शहर को और वहां की बैकग्राउंड में आसमान को भी शामिल किया। लो इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन जो हैं, कम तीव्रता के प्रतिबिंब जो हैं वो एक सतह को चमक और जीवन प्रदान करते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइट रिफ्लेक्शन तेज रोशनी वाले प्रतिबिंब तकनीकी और कलात्मक तौर पर एक दर्द होते हैं। ऐसी सतहों पर सीधे तौर पर शूटिंग करने से परहेज या फिर शॉट से बाहर रखने के अलावा सबसे जो इसका तेज़ हल है वो ये है कि कैमरे की स्थिति को बदलना, रिफ्लेक्शन को कवर अप करना, उसको ढकना, यानी किसी को या किसी चीज़ को इस तरह उसकी स्थिति बदलना कि जो हाईलाइट है वो रिफ्लेक्ट ना करे, या फिर सतह पर से एंगल लगाना, कोन बनाना। किसी शॉट के बैकग्राउंड के पीछे सीधे तौर पर दिखाई जाने वाली कोई भी स्ट्रॉन्ग लाइट इसी तरह मुसीबत बन सकती हैं। जब तक उनकी तीव्रता, उनकी इंटेंसिटी को नियंत्रित नहीं किया जाता या फिर उनको शॉट से बाहर नहीं रखा जाता, डायरेक्टर को शायद रिजल्ट्स को, नतीजों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। फ्लैशिंग साइंस, प्रोमिनेंट पोस्टर, डायरेक्शन साइन और बिलबोर्ड्स, ये ऐसी विभिन्नताएं हैं जो शॉट को आसानी से बर्बाद कर सकती हैं। ये सब उसी सीन का, उसी दृश्य का हिस्सा है, पर यदि किसी एनिमेटेड विज्ञापन के चिन्ह के नज़दीक कहीं भी
नाटकीय स्थिति घटित हो रही है तो हैरान ना होए यदि दर्शक का ध्यान किसी और तरफ है। फिर चाहे आप एक व्यस्त जगह पर शूटिंग कर रहे हो तो भी अक्सर वहाँ एक शांत नुक्कड़ को ढूंढना संभव होता है जहाँ बहुत ज़्यादा रुकावटें नहीं होती। दरवाज़े को और एक कोई ऐसी लोकेशन जिसमें से होकर रास्ता निकले, ऐसी चीज़ों को बैकग्राउंड में ना रखें। और ऐसी जगह जहाँ लोगों की धारा लगातार बदल रही हो, ऐसी जगह को भी बैकग्राउंड में ना रखें। लोग जो कैमरे में घूर रहे हों या मूक दर्शक बन हाथ हिला रहे हों, ऐसी जो मुश्किलें हैं अक्सर आती रहती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ करने से अच्छा ये है, कम से कम हम ये कर सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को शॉट से दूर रखा जाए। कैमरा हाइट, कैमरे की हाइट से, उसकी ऊंचाई से ये बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि शॉट में कितना दृश्य देखने के योग्य है। लोअर पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे के नज़रिए से, जो मिड ग्राउंड है, मध्य भूमि का जो हिस्सा है वो कम दिखाई देता है और तस्वीर में जगह और भूमि की भावना को कम करता है। मतलब स्पेस एंड डिस्टेंस का फील कम आता है। कैमरे के नज़दीक की चीज़ें प्रोमिनेंट या ओवर प्रोमिनेंट हो जाती हैं। मतलब कैमरे के नज़दीक की चीज़ें बड़ी या बहुत ही ज़्यादा बड़ी नज़र आती हैं। यहाँ तक कि आसपास की छोटी छोटी चीज़ें भी शॉट को अस्पष्ट कर सकती हैं और कैमरे को सिर्फ एक ही रोशनी में उभारें, ऐसा होगा नहीं। इन रुकावटों से, इन ऑब्स्ट्रक्शन से शूट करें पर दर्शकों को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो है कहाँ। जैसे ही कैमरे की ऊंचाई बढ़ती है, जो मिडिल ग्राउंड है, बीच वाली भूमि है, उसका ज़्यादा हिस्सा सामने आता है। देखें, दर्शकों को ज़्यादा स्पेस एंड डिस्टेंस, जगह और दूरी का ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलता है। हालांकि जब सीन को हाई एंगल से शूट किया जाता है या ओवरहेड शॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो दर्शक ये महसूस नहीं करते कि वो किस जगह के अंदर हैं। वो अपने आप को नीचे देखेंगे बजाय इसके कि वो मुआयना करें। ज़्यादातर समय ऐसा ही रहेगा जब निर्देशक बैकग्राउंड को बदलने के योग्य होंगे, जिससे एक संभव दृश्य को प्राप्त किया जा सके। इसको दोबारा डिप्लोमेटिक तौर पर या कूटनीतिक तौर पर ही किया जा सकता है। पर यदि ये मेज़बान का विश्वास प्राप्त कर लेता है और डायरेक्टर जानता है कि वो क्या कर रहा है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। साधारण तब्दीलियों में सबसे आम तौर पर वहीं घूमना शामिल होता है जो पहले ही वहाँ है। साधारण तब्दीलियों में से ये है कि उन्हीं को लेकर चलना जो वहाँ मौजूद हों, जिससे कि जो अननेसेसरली डिस्ट्रक्शंस हैं या अनवांटेड इफ़ेक्ट्स हैं, अनचाहे जो रुकावटें हैं या प्रभाव हैं, उनसे बचा जा सके। जैसे तस्वीर में ग्लेयर का आना। बैकग्राउंड को देखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये इंश्योर किया जा सकता है, ये पक्का किया जा सकता है कि कोई चीज़ टैलेंट के सर से तो नहीं उगती हुई नज़र आ रही है, या फिर इस पर संतुलन को बनाए रखना और जो कोई भी सर के मध्य या उसके पार से लंबकारी या खितिजी रेखाएं तो नहीं काट रही। मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं दिख रही वहाँ से कोई।
ये जो विजुअल हादसे हैं ये तस्वीर को प्रतिबिंबित या हंसी का पात्र बना सकते हैं, मतलब उसको कॉन्ट्रीव्ड और कॉमिक बना सकते हैं। ये लोगों के घर हैं जिनको आराम से रहने के लिए तैयार किया गया है, उनको टेलीविज़न के लिए तैयार नहीं किया गया। इसलिए जब भी हम किसी घर में कैमरे को लेके जाएं शूटिंग के लिए, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मूवेबल फर्नीचर हो और दीवार पे लटकाने के लिए तस्वीरें और गलीचा, उसके बाद कुछ ऐसा सब कुछ जिससे ये लगे कि उसको टेलीविज़न के लिए शूट किया जा सके, एक इमेज क्रिएट की जा सके। अल्टरिंग द बैकग्राउंड, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि टेलीविज़न के कमरे की जो लुक है, जो दिख है कि वो कैसे दिखाई देगा, उसको सुधारने के लिए बैकग्राउंड को बदलने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तेज़, सस्ते, साधारण कदम हैं जिनसे आप कैमरे के लिए जो बैकग्राउंड है उसको अनुकूल बना सकते हो। जैसे फर्नीचर को रीअरेंज करें, उसका दोबारा से प्रबंधन करें। जो फर्नीचर के पीसीस हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको नज़दीक वाले कमरों के साथ बदलें। गलीचों को हटाइए या बदलिए। फोल्डिंग स्क्रीन को दरवाजे पर लटकाइए। दीवार पर पोस्टर प्रदर्शित करें। जो इंडोर प्लांट्स हैं, उन जैसे फर्न हैं, उनको सही से लगाएं जिससे जो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में एक संबंध विच्छेद हो, मतलब बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में डेप्थ नज़र आए, अलगाव पैदा हो। दीवारों और दरवाज़ों के ऊपर नोटिस और साइन संकेतों को पेश करें। जब आप आउटडोर शूटिंग करते हो या बाहर शूटिंग करते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करके बैकग्राउंड को सस्ते में और आसानी से बदल सकते हो। पार्शियल सेटिंग, ये आपके दर्शकों को यकीन दिलाने की एक राजनीति है कि एक मामूली सेटिंग सिर्फ असल चीज़ नहीं, बल्कि असल में इससे भी कहीं ज़्यादा व्यापक है, कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर कैमरा हिले ना तो एक मीडियम शॉट या क्लोज़अप शॉट में सीन की सीमित मात्रा ही देख सकते हैं। पार्शियल या आंशिक सेटिंग के साथ सीन के एक हिस्से को बनाने के लिए ध्यान देना महत्वपूर्ण है। बस इतना बड़ा कि कैमरा के शॉट में फिट है और इससे ज़्यादा नहीं। सीन के अंदर दर्शकों को व्याख्या करने की आज्ञा देने के लिए काफ़ी विशेषताएं शामिल की गई हैं। जहां कार्रवाई होनी चाहिए, जहां एक्शन होने वाला है वहां। इस विचार को अंडर एस्टिमेट ना करें, उसे कम ना आंकें। ये कई सालों से फिल्म और टेलीविज़न में सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जा रही है। नतीजे को दोषपूर्ण, एमेच्योरिश या शौकिया दिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें साउंड इफ़ेक्ट को इकट्ठा करके इमेज के साथ जोड़ें। जुड़े हुए ध्वनि प्रभावों को चित्र के साथ जोड़ें। अब जो कंबाइन इमेज है वो असल चीज़ से भी अलग हो सकती है। फेशियल रियलिटी, प्रोग्राम बनाने के सपने देखना ये एक बात है, पर उसको हकीकत में बदलता देखना ये एक
अलग बात है। सारे डायरेक्टरों को दरपेश समस्याओं में बजट और सहूलत की अटल सीमाएं हैं। मतलब कोई प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट बनाने में डायरेक्टर को बजट को लेके और क्या क्या फैसिलिटीज़ वो अवेल कर सकता है या वो दे सकता है प्रोडक्शन को, उसको लेके समस्याएं तो रहेंगी ही। कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए हों, हो सकता है कि वो ना मिले। जब ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो तब छोटा सोचना पड़ता है, लालसा को छोड़कर एक सरल संस्करण को इस्तेमाल में लाना पड़ता है। एक दूसरा रास्ता ये है कि अपने विचार को ना छोड़ें, बल्कि ये सोचें कि इस मुश्किल घड़ी को अपने प्रयासों के साथ आप कैसे बदल सकते हो। तब उसके इमेजिनेटिव सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचें कि कलात्मक दृष्टि से उसका क्या बदल हो सकता है, उसको ढूंढें। याद रखें कि डायरेक्टर इल्यूज़न पैदा करते हैं, भ्रम की उसारी करते हैं। आपके पास बेसिक मटेरियल कैसा भी क्यों ना हो, जो आखिर में नतीजा आएगा वही असली चीज़ हो सकता है। कई बार हुनर को हकीकत की जगह इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। यहाँ दिखाए जा रहे सेट की जगह एक फायर पैलेस की ज़रूरत थी, पर एक ख़ास स्थिति में इमारत में काम करने के लिए फायर पैलेस को रखना असंभव था और गर्मी भी एक समस्या होगी। इसलिए आग की जगह बनाने के लिए फायर पैलेस के अंदर एक एचडी मॉनिटर, आग की वीडियो वाला, इस्तेमाल में लाया गया था।